कमल जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर, सबसे पहले देखिए, एक यही जानना चाहेंगे कि आपके मार्जिन्स है इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से हुआ है, और ख़ास करके यहाँ से अब आप मार्जिन की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पर जहाँ पर मार्जिन्स में थोड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं दिख रही है। आप कैसे देख रहे हैं अभी आने वाले टाइम को यहाँ से? जरूर, धन्यवाद नीरज जी। तो मार्जिन्स आपने सही बताया श्रोताओं को कि लगभग 4% मार्जिन हमने टच किया है। लगभग 24 बेसिस पॉइंट मार्जिन हमारा बढ़ा है, और उसके जो कारण है वो कुछ ऐसे हैं कि जो हमारा जीटीएस बिजनेस है वहां पर हमारा इंटरनेशनल मिक्स जो है वो थोड़ा फेवरेबल हुआ है, जोग्राफिकल मिक्स। और उसके चलते जो जीटीएस बिजनेस का एबिटा मार्जिन है वो लगभग 18.6% क्रॉस किया है। और जो हमारा ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है और वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस, इन दोनों बिजनेस में लगभग पिछले 12 महीनों में ऑपरेटिंग लेवल पर हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स के, कॉस्ट कंट्रोल के। तो इन सभी का आउटकम है ये जो हमारा मार्जिन ट्रैजेक्टरी बढ़ा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण मार्जिन बढ़ने का जो है, वो है हमारा जो फाउंडेड बिज़नेस है, जिसमें हमने लगभग वित्तीय वर्ष एफआई 23 में जो हम लोगों ने लगभग 96 करोड़ का कैश बर्न किया था, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी थी। वो बर्न जो है वो ग्रोथ के चलते, फाउंडेड की ग्रोथ के चलते घटकर 96 करोड़ से 56 करोड़ पर आ गया। तो ये तीनों काफ़ी मेजर कारण रहे हैं हमारे मार्जिन ट्रैजेक्टरी के। और अगले वित्तीय वर्ष में हम चाहेंगे कि हम इस मार्जिन ट्रैजेक्टरी को, जो हमारा ट्रेंड है ग्रोथ इन मार्जिन एक्सपेंशन, उसको हम कंटिन्यू करें। तो फाउंडेड में जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लॉस है वो 96 करोड़ से घट के 56 करोड़ आ गया है। ये फाउंडेड जो है वो Q4 में लगभग ब्रेक इवन स्टेज तक पहुँच चुका है। तो ये बिज़नेस अगले पूरे एक वित्तीय वर्ष में हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 56 करोड़ का लॉस हमने लास्ट ईयर में किया है, वो लगभग ज़ीरो के बराबर रहेगा। तो वो एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर रहेगा हमारे मार्जिन्स को फर्दर अपलिफ्ट करने के लिए। जी सर, आपने मार्जिन्स की बात की, तो जो यूएस स्टाफिंग में उसमें जो ब्रेक इवन है, उसका गाइडेंस आपने पहले Q3 में रीरेट किया था। तो यहाँ पे जो FY 24 का एंड हमने देखा है, तो उसमें जो फाउंड आईटी के लिए जो गाइडेंस को रीरेटेड किया है, उसका इम्पैक्ट कितना आता हुआ दिखा है, और FY 25 के लिए अभी एबिटा के लिए क्या गाइडेंस रहेगा? तो जो यूएस स्टाफिंग है बिज़नेस, वो हमारा वर्कफोर्स मैनेजमेंट का बिज़नेस है। उसमें लगभग पिछले 1 साल में हम लोगों ने 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो एबिटा लॉस भी है। पर वो बिज़नेस एट द एंड ऑफ Q4 हम लोगों ने ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। हमने उस बिज़नेस को उतना ही स्केल अप किया है जितना कि आज के टाइम पर डिमांड अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं हमको उस मार्केट में। तो उस बिज़नेस में FY 25 में हम और कोई लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक रखी मार्जिन गाइडेंस की बात, जैसा मैंने बताया कि लगभग Q4 एग्ज़िट में हम 4% मार्जिन तक पहुँच चुके हैं। तो हमारी अगले 2 क्वार्टर में कोशिश रहेगी कि पहले हम इस मार्जिन लेवल्स को सारे ही बिज़नेसेस में सस्टेन कर पाएँ, और फिर वहाँ से जो है उस मार्जिन ट्रैजेक्टरी को, उस ट्रेंड को, जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है मार्जिन एक्सपेंशन का, उसको कंटिन्यू कर पाएँ। जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने मार्जिन की आपकी गाइडलाइन। लेकिन सर, एक चीज़ भी पूछना चाहूँगा कि खास करके हमने देखा है अभी इंडस्ट्री वाइड आईटी में थोड़े आईटी में हमें दिखा है कि वहाँ पर एट्रिशन थोड़े बढ़ रहे थे। सर, अब क्या यहाँ पर आपको आईटी में के लिए स्पेशली एक फोर्स मैनेजमेंट का है, वहाँ पर आपको कैसा काम चल रहा है? क्या वहाँ पर अभी भी आपको दिक्कतें आ रही है? FY 25 के लिए क्या आपको वहाँ पर अभी मैंडेट मिलना चालू हो गया है आईटी से स्पेसिफिकली? जी। जैसा आपने बोला, आईटी स्टाफिंग जो है वो बिज़नेस थोड़ा पिछले 6 या 7 क्वार्टर से म्यूटेड है। हमने जो पिछले इस क्वार्टर 4 के जो 5 बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी देखे तो लगभग ईयर ऑन ईयर लगभग 69,000 हेडकाउंट ड्रॉप हुआ है। तो आईटी स्टाफिंग में जो डिमांड है वो अभी हमने वापस ग्रोथ देखी नहीं है, अभी भी म्यूटेड है। पर अगर हम वर्कफोर्स मैनेजमेंट की, जैसे आपने कहीं बात करी, वर्कफोर्स मैनेजमेंट में हमने पिछले 12 महीनों में एक वर्टिकलाइज्ड अप्रोच चालू करी है, जहाँ पर हमने 4 बड़े वर्टिकल्स को कार्व आउट किया, बिकॉज़ वो अपने आप में इतने स्केलेबल हो गए हैं कि उनको एक इंडिपेंडेंट बिज़नेस की तरह हम रन कर रहे हैं इंटरनली। तो बीएफएसआई ज लगभग 1,20,000 हेडकाउंट है हमारा एक वर्टिकल विद इन जनरल स्टाफिंग। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और टेलीकॉम, ये सब अपने आप में लगभग 50,000 प्लस
हेडकाउंट पहुंच चुके हैं। तो ये जो तीनों चारों वर्टिकल हैं, इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है FY24 में, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 में भी ये चारों वर्टिकल्स इस वर्टिकलाइज़ अप्रोच से काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे जनरल स्टाफिंग बिज़नेस के लिए। ठीक है सर। और बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पे जो PLI स्कीम के साथ आप जैसी स्टाफिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिग अपॉर्चुनिटी के तौर पर उभरती हुई दिखी है। तो यहाँ पे अभी हेड काउंट्स में कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखा है? कंपैरिजन करें अगर 2 साल पहले और अभी का, तो क्या कंपैरिजन रहेगा? जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अभी आज आपने सही बताया कि PLI के चलते, और जो गवर्नमेंट की साइड से भी अगर आप देखेंगे कि पिछले बजट में गवर्नमेंट ने लगभग 11 लाख करोड़ का जो है अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलोकेट किया है। तो उसके चलते मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले 2 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जो जनरल स्टाफिंग के अंदर लगभग हमारा हेडकाउंट जो है वो लगभग 20,000 18 से 20,000 हेडकाउंट हुआ करता था 2 साल पहले, जो बढ़ के लगभग 67,000 हेडकाउंट पे पहुँच चुका है। तो आज अगर मैं जनरल स्टाफिंग की बात करूँ, तो जनरल स्टाफिंग इस क्वार्टर 4 में 4 लाख हेडकाउंट का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रॉस किया है, और उस 4 लाख में लगभग 67,000 मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो काफ़ी बड़ा प्रतिशत एक मैन्युफैक्चरिंग का अब जो है वो स्टाफिंग बिज़नेस में हमारा आता है, और उसका रीज़न यही है, जो निवेश PLI स्कीम्स के चलते और जो फॉरेन मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इंडिया में चाइना प्लस वन मॉडल के नाम पे, उसके चलते जो न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग है, अ, उसमें काफ़ी अच्छी हेडकाउंट ग्रोथ देखने को मिल रही है जनरल स्टाफिंग बिज़नेस को। जी सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बात भी बताई PLI से कैसे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन सर एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं FY25 को में कहाँ से हायरिंग का जो ड्राइव होते हुए हमें खास करके दिख सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत बढ़ जाएगा, और एक तरफ हम ये भी अपेक्षा लेके चल रहे हैं कि एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाने के बाद भी इंफ्रा में से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। तो क्या लग रहा है आपको ये सारे ड्राइवर्स रहेंगे या कोई और ड्राइवर्स होंगे हायरिंग में FY25 के लिए? नीरज जी, जितने भी हॉट इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो सब काफी पॉजिटिव हैं। अगर मैं बात करूं GST कलेक्शंस की, तो लगभग 2 लाख करोड़ अप्रैल में क्रॉस किया, 15% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस लास्ट ईयर के अगर आप देखेंगे, तो लगभग 19.6 लाख करोड़, लगभग 18% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। टोल कलेक्शंस की अगर बात करें, 65,000 करोड़, 35% बढ़ी है ग्रोथ। और जो आपने इलेक्शंस की बात करी, देखिए काफी इस इलेक्शन के बाद हमारा ऐसा अनुमान है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, वो रीइंफोर्स ही होंगे, वो सारी रीइंफोर्समेंट्स होंगी, और जो निवेश है मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूटिलिटीज में, वो काफ़ी बढ़ेगा। तो और उसका फ़ायदा हमारी कंपनी को और हमारी जैसे और भी जो एम्प्लॉयमेंट और स्टाफिंग कंपनीज़ हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज़ उसके चलते जो सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ है। बैंकिंग की अगर बात करें, तो क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंकिंग सेक्टर की, एज़ पर अ रिपोर्ट लगभग 15% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले साल में बैंकिंग ग्रोथ की। तो ये सब जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं अभी जो ओपन पोज़ीशंस के लिए फॉर द स्टाफिंग बिज़नेस। ऑन दैट